I welcome you all to this channel. इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस वीडियोस। क्लास 12th के लिए जो सीबीएसई का सिलेबस है उसके हिसाब से मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी की कंप्लीट सिलेबस की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अवेलेबल हैं और बाकी क्लासेस की वीडियोस इस पर अपलोड हो रही हैं। इस चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको प्राप्त होगी। तो इन सब सुविधाओं का फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठाने के लिए बस आपको एक ही काम करना है कि आप जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर दबाएं, यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। आप अपनी फीडबैक को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो स्टडी मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is why does demand curve slopes downward? कि जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसकी ढलान नीचे की तरफ क्यों होती है, इसके क्या क्या कारण हैं, उन सभी कारणों के बारे में हम इस क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let us discuss about why does demand curve slopes downward. जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव क्यों होता है, वाई डज इट हैव अ नेगेटिव स्लोप। तो इसके कुछ कारण हैं, उनको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो ये कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस। तो इन सभी कारणों को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। और ये कारण किस चीज़ के हैं कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। आपने देखा है यूजुअली जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये नीचे की तरफ ढलान होती है। इसकी क्यों होती है, इसके जो कारण हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला कारण है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to law of diminishing marginal utility, when the consumer consumes additional units of the commodity, with each successive unit, marginal utility goes on diminishing. This is law of diminishing marginal utility. जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है। इसीलिए कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट्स परचेज करने के समय कम प्राइस देने के लिए विलिंग होता है। ही इज़ रेडी टू पे लेस प्राइसेस, क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है तो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जाती है और वो उस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर ही उसको पे करने के लिए रेडी रहेगा, क्योंकि कम हो रही है तो कम प्राइसेस वो पे करना यहाँ पे चाहेगा कंज्यूमर। सो यहाँ पर क्या एस्टेब्लिश हुआ कि प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे होता है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये था पहला कारण कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से कंज्यूमर जो है जब ज़्यादा चीज़ें खरीदता है तो उस समय एडिशनल यूनिट्स की जो मार्जिनलिटी है क्योंकि वो कम हो जाती है, इसीलिए कंज्यूमर
ज़्यादा चीज़ें खरीदने के समय पे कम प्राइस देने के लिए तैयार होता है। नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को समझने के लिए आप इस शेड्यूल को पहले समझें। जैसा आप देख रहे हैं, पहले यहाँ पर मनी इनकम गिवन है। मनी इनकम कितना है? 100 है, और ये कांस्टेंट है। सभी सिचुएशन में क्या है? ये कांस्टेंट है। जो मनी इनकम है कंज्यूमर के पास वो कांस्टेंट है, और वो कितना है? वो 100 रुपीज है। अब मान लीजिए प्राइसेस हैं, पहले प्राइस कितना था? 50 था, और उस समय जो कंज्यूमर था वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था 100 रुपीज में? 2 यूनिट्स, क्योंकि 50 रुपए कीमत थी, तो 100 रुपए में 2 ही यूनिट्स आएंगी उसकी। अब मान लीजिए कि प्राइस में कमी होगी, प्राइस डिक्रीज होगी, प्राइस आ गई 40 पे, तो 100 रुपीज में अब कितना क्वांटिटी बाई कर पाएगा कंज्यूमर? ही विल बाई 2.5 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। और सपोज की जो प्राइस है अगर मान लीजिए कम होकर 25 हो जाती है, तो प्राइस और ज़्यादा कम हो गई। ऐसी स्थिति में कंज्यूमर 100 रुपीज़ में कितना यूनिट्स बाई करेगा? 4 यूनिट्स बाई करेगा। और सपोज की प्राइसेस जो है वो 20 है, प्राइसेस में और ज़्यादा कमी हो गई, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो 5 यूनिट्स बाई कर पाएगा। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जब प्राइसेस में कमी हो रही है, प्राइस जब कम होती जा रही है, तो सेम मनी इनकम के अंदर जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा यूनिट्स को बाई कर पा रहा है। मतलब एक तरह से जो कंज्यूमर है उसकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ द मनी इनकम, कि जो आपके पास मनी इनकम है उसकी परचेजिंग पावर क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जब मनी इनकम तो यहाँ कांस्टेंट है, सभी केसेस में मनी इनकम क्या है? 100 है। आप देख रहे हैं यहाँ सभी केसेस में मनी इनकम जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो 100 है। चेंज किस में आ रहा है? प्राइस में चेंज आ रहा है, और उसकी वजह से जो रियल इनकम है वो भी चेंज हो रही है। तो जैसे ही अगर हम सारा एनालिसिस को देखें, तो यहाँ पर जो रियल इनकम है पहले 2 थी, क्योंकि 2 यूनिट्स बाई कर सकते थे आप, और अब कितनी होगी? 2.5 हो गई। ये बढ़ गया है यहाँ पे रियल इनकम। उसके बाद 4 हो गया तो ये भी बढ़ गया, उसके बाद 5 हो गया, तो स्टिल देयर इज द इंक्रीज इन द रियल इनकम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? जो आपका रियल इनकम है वो बढ़ रहा है। तो जब प्राइसेस चेंज होती है, तो प्राइस चेंज होने की वजह से जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर के पास, मतलब जो रियल इनकम है कंज्यूमर की, वो बढ़ जाती है। उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम इफेक्ट। अब जो बढ़ी हुई इनकम है, जो उसके पास रियल इनकम ज़्यादा होगी, तो उसमें वो ज़्यादा चीज़ें परचेज करेगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ कि एक चीज़ की जो प्राइस है ना वो कम हो रही है, मतलब कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई, कम हुई। अब उस प्राइस के कम होने से जो रियल इनकम है वो बढ़ गया, और रियल इनकम बढ़ गया मतलब वो ज़्यादा चीज़ परचेज कर पाएगा उसमें। इसीलिए देर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। भाई प्राइस कम हुई, तो प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ गया कंज्यूमर के पास, उसके पास परचेजिंग पावर बढ़ गई, इसलिए वो सेम मनी इनकम में ज़्यादा चीज़ें परचेज कर लेता है। तो ये भी एक कारण है कि जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ से, इनकम इफेक्ट की वजह से, प्राइस में और डिमांड में एक नेगेटिव रिलेशन जो है एस्टेब्लिश होता है। तो यहाँ पर लेट अस अंडरस्टैंड, इसको समराइज करते हैं। विद द फॉल इन प्राइस, प्राइसेस में चेंज आया, मतलब फॉल आया है यहाँ पे, डिक्रीज हुआ प्राइसेस, रियल इनकम इंक्रीजेस। तो यहाँ पर रियल इनकम क्या हुई? इंक्रीज हो गई। सो जब रियल इनकम इंक्रीज हुई तो क्या होगा? सो डिमांड विल इंक्रीज। देखो प्राइसेस डिक्रीज हुई, प्राइस डिक्रीज होने से क्या हुआ? रियल इनकम इंक्रीज हो गई, और इसलिए डिमांड बढ़ गई। ऑन द अदर हैंड, विद फॉल इन विद राइज इन द प्राइसेस, जब प्राइसेस राइज हुई तो जो रियल इनकम है वो डिक्रीज हो जाती है। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो क्या होगा? रियल इनकम कम हो जाएगी, सो डिमांड विल डिक्रीज। तो इन दोनों स्थितियों में क्या हुआ कि आपका जो प्राइस है और क्वांटिटी डिमांडेड है, उन दोनों में एक नेगेटिव रिलेशन एस्टेब्लिश होता है ड्यू टू व्हाट? द इनकम इफेक्ट। तो ये भी एक कारण है डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझने के लिए पहले आप इस शेड्यूल को समझें। जैसा आप इस शेड्यूल में देख रहे हैं, यहाँ दो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं, टी एंड कॉफ़ी। ये दोनों ही चीज़ें सब्स्टिट्यूट हैं एक दूसरे की। वी कैन रिप्लेस देम फॉर ईच अदर। टी की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी की जगह टी यूज़ कर सकते हैं। दे कैन बी रिप्लेस्ड। सो दीज आर द सब्स्टिट्यूट गुड्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड
द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विद द हेल्प ऑफ दीज टू गुड्स। यहाँ आप देख रहे हैं जो प्राइस ऑफ टी है वो आपको गिवन है एंड डिमांड ऑफ टी भी गिवन है। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जब प्राइस ऑफ टी 25 है तो डिमांड ऑफ टी कितना है, वो 10 है। लेकिन जब प्राइस डिक्रीज होती है, जब 20 हो जाती है, जब प्राइस 25 से कितना हो गया, 20 हो गया, उस समय डिमांड ऑफ टी बढ़ गया, ये 10 से 15 हो गया। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर डिमांड में इंक्रीज आ गया, डिमांड बढ़ गया है। यहाँ पे किसका डिमांड बढ़ा, टी का डिमांड बढ़ा। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस ऑफ कॉफी जो है वो जब 40 है तो उस समय इसकी जो डिमांड है वो कितनी है, ये 5 है। नेक्स्ट जब प्राइस 40 है, नेक्स्ट सिचुएशन में स्टिल 40 है, लेकिन उस समय डिमांड ऑफ कॉफी जो है वो 3 हो गया। ये डिमांड ऑफ कॉफी क्यों कम हुआ, इसे समझिए। जैसा आप जानते हैं टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब टी का जो प्राइस है वो कम हुआ, वो 20 हो गया। तो चाय के सस्ते होने से, अब चाय सस्ती तो हुई है, मतलब वो टी के साथ तो कंपैरिजन में सस्ती हुई है, लेकिन वो कॉफी के कंपैरिजन में भी और सस्ती हो गई। कॉफी के साथ भी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो भी ये सस्ती हो रही है। तो एक तरह से चाय की कीमतें गिर गई, ये मतलब कॉफी के कंपैरिजन में ये सस्ता हो गया। और कॉफी के कंपैरिजन में सस्ता होने की वजह से लोग कॉफी की जगह चाय ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, चाय का यूज़ ज़्यादा करना शुरू करेंगे। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मतलब लोग जो हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉफ़ी को, मतलब कॉफ़ी की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे टी को। तो इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर प्राइस ऑफ टी जो है वो क्या हुआ, वो डिक्रीज हुआ। इस वजह से कॉफ़ी को रिप्लेस किया गया टी के साथ। कॉफ़ी विल बी रिप्लेस्ड बाई टी, यानी कॉफ़ी की जगह ज़्यादा चाय का इस्तेमाल हुआ, इसलिए कॉफ़ी की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। 5 से कितना हो गया, 3 हो गया, इसमें कमी आ गई। लेकिन दूसरी तरफ चाय की जो डिमांड है वो बढ़ गई 10 to 15, ये बढ़ा है यहाँ पे। क्यों बढ़ा, क्योंकि कॉफ़ी की जगह उसको रिप्लेस किया गया। तो मोर टी विल बी परचेज्ड ड्यू टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉफ़ी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूट गुड थी वो महंगी हो गई, क्योंकि चाय की कीमतें क्या हो गई, गिर गई। इस वजह से जो कॉफ़ी की डिमांड है वो कम हो गई, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट किया गया टी को। तो इसलिए जब एक चीज़ की कीमत गिरती है तो उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है, किस वजह से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से। तो दोनों चीज़ों में एक नेगेटिव रिलेशन शो हो गया कि प्राइस ऑफ टी डिक्रीज हुआ, लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से जो डिमांड ऑफ टी है वो बढ़ गया, उसमें वृद्धि होगी। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी एक कारण है किस चीज़ का, डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि ये प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। नेक्स्ट इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप जो है वो भी डिमांड को अफेक्ट करता है। जब कंज्यूमर ग्रुप का साइज बढ़ता है तो डिमांड बढ़ती है, और जब कंज्यूमर ग्रुप का साइज छोटा होता है तो फिर डिमांड कम हो जाती है। लेकिन कंज्यूमर ग्रुप का साइज छोटा या बड़ा कैसे होता है, जब किसी चीज़ की कीमत कम होती है तो उसको ज़्यादा लोग यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो उसका क्लाइंटेज बढ़ जाता है, मतलब कंज्यूमर ग्रुप बड़ा हो जाता है, तो उससे डिमांड बढ़ती है। दूसरी तरफ जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो उसका जो कंज्यूमर ग्रुप है वो छोटा हो जाता है, उसको कम लोग यूज़ करते हैं, और उस वजह से उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया है प्राइस ऑफ स्मार्टफोन्स। जैसे आप देख रहे हैं आजकल स्मार्टफोन्स का बड़ा ट्रेंड है, तो स्मार्टफोन की प्राइस मान लो जब 15,000 थी तो उस समय इसको 10 करोड़ लोग मान लीजिए यूज़ करते थे। तो मान लो कि डिमांड 10 करोड़ मोबाइल फ़ोन की थी। नाउ सपोज की प्राइसेस कम होगी, 12,000 हो गई, तो फिर ज़्यादा लोग उसको यूज़ करेंगे। मान लो 15 करोड़ लोग यूज़ कर रहे हैं, तो डिमांड कितने की होगी, 15 करोड़ की होगी। और सपोज फर्दर उसमें कमी आ रही है, जो प्राइसेस हैं वो और ज़्यादा कम होगी, मान लो 10,000 होगी प्राइस। अब प्राइस और ज़्यादा कम हुई तो डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई, ज़्यादा कंज्यूमर हो गया उसके, ज़्यादा लोगों ने स्मार्टफोन यूज़ करना शुरू कर दिया, ये 20 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिमांड कितने की होगी, 20 करोड़ स्मार्टफोन्स की होगी।
तो डिमांड बढ़ रही है यहाँ पे। तो इसी तरह से जब प्राइसेस क्या हैं, प्राइसेस गिरती हैं, तो फिर कंज्यूमर ग्रुप का साइज बड़ा होता है, मोर यूजर्स आर देयर, और उस वजह से मोर डिमांड इज देयर। दूसरी तरफ अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो उससे लेस यूजर्स होते हैं, मतलब कंज्यूमर ग्रुप का साइज छोटा होता है, और उस वजह से जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है। तो इस तरह से कंज्यूमर ग्रुप का साइज बड़ा होने से या छोटा होने से भी डिमांड अफेक्ट होती है, उसमें नेगेटिव रिलेशन डेवलप होता है। और ये जो कंज्यूमर ऑफ साइज, जो कंज्यूमर ग्रुप का साइज है, ये किस चीज से अफेक्ट होता है, प्राइसेस से। जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो फिर कम कंज्यूमर उसको यूज करते हैं, कंज्यूमर ग्रुप का साइज छोटा होता है, और जब ये प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाती है तो उसको ज़्यादा कस्टमर्स यूज़ करना शुरू करते हैं, कंज्यूमर ग्रुप का साइज बड़ा होता है और इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। तो जैसा आपने यहाँ देखा कि प्राइसेस का और कंज्यूमर ग्रुप का जो रिलेशन है आपस में, वो भी क्या है, नेगेटिव है। प्राइस कम होंगी तो कंज्यूमर ग्रुप का साइज बड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से भी जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है, क्योंकि कंज्यूमर ग्रुप के साइज की वजह से इंडिकेशन हमें मिलता है कि डिमांड में और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशन जो है वो डेवलप होता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। जैसा आप जानते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे मिल्क है। अब मिल्क से हम चाय बना सकते हैं, उसको छोटे बच्चों को दूध को पिलाया जा सकता है, दूध से कर्ड बन सकता है, चीज़ बन सकता है, बटर बन सकता है, घी बन सकता है, इस तरह बहुत सारी और चीज़ें बन सकती है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का अगर हम यूज़ देखें तो इलेक्ट्रिसिटी से हम टीवी चलाते हैं, फैंस चलाते हैं, एसी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, इस तरह कितनी सारी चीज़ों में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। तो मतलब कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, उनको हम बहुत तरह से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी मिल्क का एग्जांपल लिया, तो चलो मिल्क की ही बात कर लेते हैं। अगर मिल्क सस्ता होगा तो लोग उसको मल्टीपल यूजेस में यूज़ करेंगे, उसका यूज़ बढ़ जाएगा। लोग उससे चीज़ भी बनाएंगे, बटर भी बनाएंगे, घी भी बनाएंगे, कर्ड भी बनाएंगे, मतलब उसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्योंकि सस्ता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसके यूजेस कई सारे हैं, कई तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा और उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और बढ़ी कब? जब उसकी प्राइस कम है। तो दूसरी तरफ अगर मान लीजिए मिल्क अगर महंगा हो जाता है तो फिर लोग उसको, जो बहुत ही ज़रूरी काम है, सिर्फ उसके लिए उसका यूज़ करेंगे। जैसे चाय बनानी है या छोटे बच्चों के लिए उसको दूध पीने देने के लिए देना है, मतलब बाकी जो यूजेस हैं उसको नहीं की यूज़ किया जाएगा, बाकी जो उसके यूजेस हैं उसमें उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। फिर बहुत ही जो ज़रूरी जो एक यूज़ है उसका, उसी में उसका इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मिल्क महंगा हो गया तो उसकी डिमांड अब कम हो जाएगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो डिफरेंट यूजेस हैं किसी भी प्रोडक्ट के, तो उसके डिफरेंट यूजेस होने की वजह से अगर प्रोडक्ट सस्ता होता है तो डिफरेंट यूजेस की वजह से उसकी डिमांड बढ़ती है, और प्रोडक्ट अगर महंगा होता है तो उसको बहुत ही ज़रूरी जो उसका यूज़ है उस पर उसको यूज़ किया जाता है, इसलिए उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि जब इंक्रीज हुआ प्राइस में, जिन प्रोडक्ट का मल्टीपल यूजेस होता है, जब उनकी प्राइस बढ़ती है तो उससे क्या होता है, उनका यूज़ कम हो जाता है, लेस यूज़ होता है, इसलिए डिमांड जो है वो क्या हो जाती है, डिमांड विल डिक्रीज। ऑन द अदर हैंड डिक्रीज इन प्राइसेस, जब इन प्रोडक्ट्स की प्राइस डिक्रीज होती है तो इनका यूजेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मल्टीपल यूजेस में इसका इस्तेमाल होता है, तो इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो जैसा आपने देखा कि इस पॉइंट से भी, डिफरेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट होने की वजह से भी प्राइस में और क्वांटिटी डिमांडेड में एक नेगेटिव रिलेशन यहाँ पे डेवलप होता है, और उस नेगेटिव रिलेशन की वजह से ही जो डिमांड कर्व है उसकी शेप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। दैट्स वाई जो डिमांड कर्व आपका होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और ये कारण थे जो हमने पढ़े, डिस्कस किए, कि जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। तो इसमें हमने ये सभी कारणों को हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से ऐसा होता है, इनकम इफेक्ट की वजह से होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से होता है,
डिफरेंट यूजेस की वजह से होता है। तो इस तरह से हमने इन चीज़ों को डिस्कस किया कि डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also so that they can also be benefited from this. Thank you.